सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां, जरा बिना रुके बिना थके, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के लिए कार्य कर रहे हैं, वैसे ही हमारा प्रोत्साहन भी इन तालियों के जरिए होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि हर एक सत्र को आप लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं और आपकी उपस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण हम सब के लिए हो जाती है। तो हम सब की तरफ से आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से मंच पर करती हूँ। और क्योंकि भारत भाग्य विधाता और भारत भाग्य निर्माता, जाहिर है कि आप जिस जिम्मेदारी को आगे बढ़ा रहे हैं मंत्रालयों में रहते हुए, वो देश के निर्माण में बहुत मददगार साबित होती हैं। तो आपके मंत्रालयों से जुड़ी हुई और देश में चल रहे पॉलिटिकल घटनाक्रम पर सबसे पहले उसी के साथ शुरुआत करती हूँ। लेकिन एक खास मौका जिसका आयोजन देश भर में किया जा रहा है, और अटल जी की 100वीं जयंती के लिए जिस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, और सदन में उनकी हुंकार हमेशा से याद आती है। सबसे पहले तो उनकी 100वीं जयंती पर जो आयोजित कार्यक्रम है उसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। कितने बड़े स्तर पर इसको आयोजित किया जा रहा है और सरकार का ध्येय क्या है इसके आयोजन को लेकर? नहीं, निश्चय, जैसे आपने ठीक कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का 100वां जन्म दिवस है कल ही, और उसको मनाने की तैयारी संगठन के स्तर पर भी है और निश्चय ही सरकार के स्तर पर भी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी रहे और उन्होंने ही हमें सुशासन का एक कॉन्सेप्ट दिया, जिसे आगे चल करके मोदी जी ने उसमें वैल्यू एडिशन किया, और सुशासन दिवस उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। उसको लेकर के मोदी जी के आने के बाद इसे गुड गवर्नेंस वीक के तौर पर भी मनाया जाता है। लगभग 19 तारीख से शुरू कर करके 25 तारीख को इस संपन्न होता है, और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के समारोह रहते हैं, कार्यशालाएं रहती हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो केंद्र में जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको शेयर करना राज्य सरकारों के साथ और राज्यों की आपस में करना। इसके अतिरिक्त समापन के दिन 25 दिसंबर को प्रयास रहता है कि कोई इस प्रकार का लैंडमार्क नया इनिशिएटिव भी लॉन्च हो। और आपने देखा होगा कि मोदी जी के आने के बाद जिस तरह से प्रशासन को लेकर के सुधार के कार्य हुए, क्योंकि बीच में यूपीए सरकार के दौरान इस बात में थोड़ा सा विलंब आ गया था, तो एक के बाद एक क्रांतिकारी कदम। मुझे लगता है सबसे पहली बात तो ये कि लगभग 2000 ऐसे नियम जो समय के साथ अपना औचित्य खो बैठे थे, वो मोदी जी के आने के बाद समाप्त कर दिए गए। अक्सर सरकारें इस बात पर गर्व महसूस करती हैं और जब पीछे पलट करके देखती हैं तो कहते हैं साहब हमारे राज्य में ये नया कानून लाया, ये नियम लाया। लेकिन ये एक ऐसी सरकार है जो ये कहने में संतुष्टि महसूस करती है कि इतने सारे हमने नियम समाप्त कर दिए। उसमें सबसे पहले जब सरकार बनी थी 2014-26 मई को मोदी जी का शपथ ग्रहण हुआ था पहले कार्यकाल के लिए, तो कुछ ही महीनों के भीतर जो सबसे पहले मुझे लगता है कि नियम समाप्त कर दिया गया था वो था कि जो अंग्रेज़ों के समय से कुरीति चली आ रही थी कि गेस्टेड अफसर के हस्ताक्षर करा करके युवाओं को अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेज अटेस्ट करवाने पड़ते थे, और उसी एक निर्णय से देश भर में ये संदेश किया कि अब एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनमें इतना हौसला है, इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अपने देश के युवाओं पर विश्वास कर सके। और उसके बाद एक मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट का मोदी जी ने मंत्र दिया। लाल किले से 15 अगस्त के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में, संबोधन में उन्होंने आह्वान किया कि क्या हम इंटरव्यू की प्रथा को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये शिकायतें आया करती थी कि कोई नौजवान यदि रिटन टेस्ट में 100 अंक प्राप्त कर लेता तो किसी दूसरे को अगर उसकी मदद करनी चाहिए होती, अगर पक्षपात के जरिए भाई भतीजे के कारण या कोई लेन देन के कारण, तो उसको इंटरव्यू में 100 अंक लेने वाले को फेल कर दिया जाता, इंटरव्यू वाले को 100 अंक दे करके आगे कर दिया जाता था। उसकी कोई गुंजाइश ना रहे उसको लेकर के उसको समाप्त किया गया, और इंटरव्यू को अगर करना भी है या उसको स्किल टेस्ट है तो मात्र उसको क्वालिफाइंग टेस्ट रखा गया। और मुझे खुशी इस बात की है कि इन बहुत सारे सुधारों का, रिफॉर्म्स का ताल्लुक डीओपीटी और एआरपीजी विभागों से रहा, जिसका दायित्व निभाने का कार्य मोदी जी ने मुझे भी उसका हिस्सा बनाया हुआ था। उसके अतिरिक्त पेंशन्स को लेकर के अनेकों सुधार किए गए। एक ज़माना था जब यदि जैसे हमारे यहाँ फैमिली पेंशन हुआ करती है, अगर कोई किसी पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति की अगर उसकी मृत्यु हो जाती तो उसकी फैमिली की पेंशन, अगर उसके यहाँ कोई
गैर शादी अगर कोई तलाकशुदा अगर बेटी हो तो उसको पेंशन का हक नहीं रहता जब तक कि वो तलाक का अदालत से, कचहरी से वर्डिक्ट लेकर ना आया। और आपको मालूम है यहाँ पर तो डिवोर्स सूट हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 20-20, 25-25 साल भी चलते हैं। हमने उस नियम को समाप्त किया कि वो मात्र वहाँ जाकर के अपनी याचिका दायर कर दे और वही प्रमाण रहेगा। इसी प्रकार अनेकों और कानून थे, जैसे कि पेंशन प्राप्त करने के लिए हर वर्ष हमारे एल्डर सिटीजन को अपने जीवित होने का एक प्रमाण पत्र देना पड़ता था। और बहुत से ऐसे बुजुर्ग थे, अब चूँकि लाइफ स्पैन बढ़ गया है हिंदुस्तान में, जिनके लिए बहुत दिक्कत रहती कि डॉक्टर के पास जाना, फिर वो सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाना इत्यादि इत्यादि। आधुनिक युग में इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो पहले तो हमने उसको बायोमेट्री पे लगा दिया कि वो बायोमेट्री के माध्यम से अपना प्रमाण दे दे। और फिर जब ये ध्यान में आया कि 70-80 वर्ष की आयु के बाद, खासतौर 80 के बाद, हाथों की उंगलियां भी शायद उतने ज़्यादा विश्वसनीय नहीं रहती, तो मुझे लगता है कि भारत सरकार में शायद पहला ऐसा विभाग था हमारा जहां पर के फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया गया। अब बाकी जगहों पे भी होने लगा कि मात्र आप अपने मोबाइल के कैमरा में देखिए और 30-40 सेकंड के भीतर आपका आधार के साथ वेरीफाई करके सर्टिफिकेट बैंकर के पास उपलब्ध हो जाता है। और इसी तरह से इतने सारे एक के बाद एक सुधार लाए गए हैं प्रशासन में। लगभग सारा का सारा कामकाज भारत सरकार का 80% से अधिक ऑनलाइन हो चुका जी। और इसका बेहतरीन हमें मंजर उस समय देखने को मिला कि जब यकदम कोविड की आपदा आई, भारत सरकार में एक दिन भी कामकाज में विलंब नहीं हुआ, क्योंकि पहले से। और इसका मुझे लगता है कि दूरअंदेशी, मोदी जी की दूरअंदेशी को श्रेय जाता है, क्योंकि किसी ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि आपदा आने वाली है, लेकिन पहले से ही हम उस प्रकार से शिफ्ट ओवर हो चुके थे। बल्कि बीच में आपको स्मरण होगा कि एक दौर आया था जब वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हुआ। 50% हमारे कर्मी घर में रहते थे, 50। और उस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि हमारा कामकाज की मात्रा बढ़ गई, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी शनिवार और रविवार को भी काम किया करते थे, जो कि इससे छुट्टी होती थी क्योंकि ऑनलाइन था। और हमारे एक अधिकारी ने यह भी कहा कि नया फार्मूला ये होना चाहिए कि मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम अटेंडेंस। तो कहने का तात्पर्य है कि टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना, जो ऐसे कानून या ऐसे नियम जो बाधा बनते हैं उनको हटाना, और अंततः प्रशासन को इस लक्ष्य के साथ उसका उपयोग हो कि वो आम नागरिक के जीवन में सरलता ला सके, और साथ ही साथ नागरिक को अपने 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 शासन का या अपने रख रखाव का स्वयं अधिकार देना, जिम्मेवार बनाना। नागरिक केंद्रित हमारा प्रशासन भी हो, सिटीजन सेंटर भी हो, सिटीजन पार्टिसिपेशन भी हो। हमारा एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम चल रहा है स्वामित्व, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी ज़मीन, अपने खेत, अपने फार्म की मैपिंग कर सकता है बिना रेवेन्यू ऑफिसर के सहयोग के, ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से। तो ये सारे के सारे काम गत 10 वर्षों में हुए हैं। बिल्कुल। और वो इसलिए भी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम आज प्रथम श्रेणी के देशों में आ गए। तो जहाँ वो बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद अभी दूसरे देश बाद में अपनाएंगे, हमने पहले अपना ली। और केवल अपनाई नहीं, हमने उनको रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया। और जैसे हमारा स्पेस टेक्नोलॉजी, ये अच्छी बात है कि हम तो हमारा चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर बाकी देशों से पहले पहुंच गया, लेकिन हमने केवल उसको रॉकेट छोड़ने तक सीमित नहीं रखा। आज स्मार्ट सिटीज का प्रोग्राम है, आज रेलवे ब्रिज बन रहे हैं, रेलवे अनमैन्ड क्रॉसिंग्स हैं, सड़कों का, हाईवेज का निर्माण है, टेलीमेडिसिन है, एग्रीकल्चर, सॉइल हेल्थ, इन सभी क्षेत्रों में, सिंचाई में, हर जगह स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि स्पेस टेक्नोलॉजी हैज एंटर्ड ईच एंड एवरी इंडियन हाउस होल्ड। तो ये सारा काम सुशासन के साथ जोड़ करके नागरिक को उसके भाग का, उसकी तकदीर का स्वयं मालिक बनाना और उसकी ज़िंदगी में सरलता लाना, इस अंततः इस अल्टीमेट गोल के साथ ये सारा काम कर रहा है। और उसको बखूबी समअप करके, क्योंकि एक साप्ताहिक कार्यक्रम है। और इसके अतिरिक्त एक और बात भी जोड़ दूं, चूंकि आपने अवसर दिया, कि क्लीनलीनेस, जब हम गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि फाइल को कितना समय लगा, लेकिन सफाई की ओर ध्यान देने का काम मोदी जी के आने के बाद हुआ, जब उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्वच्छता का
आह्वान किया। बिल्कुल। और बहुत से लोगों को समझ नहीं आया कि साहब उन्होंने सोचा कि प्रधानमंत्री तो बड़ी लॉफ्टी आइडियल्स की बात करती है, स्वच्छता की बात हो रही है। धीरे धीरे वो जन आंदोलन बन गया। पहले तो टॉयलेट्स का निर्माण हुआ, अब वो कार्यालयों की स्वच्छता भी हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस में शामिल हो और गई। इसीलिए सर मोदी सरकार को और लेकर कहा आपको जाता है कि डिलीवरी आपको जान करके हैरत होगी और सुनने वालों को भी कि हमने पिछले 4 वर्षों में इसको थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज करने का कोशिश की कि गांधी जयंती से लेकर के 31 अक्टूबर तक 1 मास हम एक स्वच्छता का अभियान कार्यालयों में चलाना। वैसे तो निरंतर चलता है लेकिन एक विशेष अभियान। और उस दौरान जितना स्क्रैप है, क्योंकि बहुत सारे दफ्तर ऐसे आए हैं, आपने देखा होगा कि मोदी जी के आने के पास पहले ये दृश्य होता था कि कहीं कोई कुर्सी पड़ी है तो 2 टांगे हैं, कोई मेज़ पड़ा तो 1 टांग है, यानी टूट जाता था वहीं रहता था। और इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप जिसकी तरफ किसी ने नज़र नहीं दौड़ाई, माउस खराब हो गया तो कंप्यूटर बदल दिया, फ़ोन खराब हुआ तो वहीं छोड़ दिया। उसको हमने इकट्ठा करके जब फरोख्त करने का काम किया तो 4 वर्षों में 2362 करोड़ रुपया कमा करके सरकारी खजाने में डाला। क्या बात। तो मुझे लगता है कि इसमें भी हिंदुस्तान ने पहल की है कि क्लीनलीनेस इन दी वर्क प्लेस इज नाउ अ पार्ट ऑफ द गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस। बिल्कुल। और इस तरीके की तमाम चीजों का आह्वान जब प्रधानमंत्र की तरफ से किया गया उसके लिए और लगभग हम 650 लाख स्क्वायर फुट जगह खाली की। आपने देखा होगा बहुत से अब सरकारी दफ्तरों में कॉरिडोर चौकड़ पड़े होते थे, कचरा पड़ा होता था, आगे जाने का रास्ता नहीं रहता था। वो सारी सफाई करी और लगभग 640 से 650 लाख स्क्वायर फुट, यानी वहाँ पर एक पूरा मॉल बन सकता है। इतनी जगह जो ज़ाया जा रही थी उसको भी उपयोग में लाया। अब वहाँ पर कहीं कोई कैंटीन बनी है, कहीं कोई आउटसोर्स में रेस्टोरेंट बना है, कहीं कोई ग्रीन एरिया बना है, इत्यादि इत्यादि। जी, बहुत सारे मेरे सवालों का जवाब क्योंकि आप पहले ही शामिल कर चुके हैं तो इसीलिए मैं कुछ दूसरे सवालों की तरफ बढ़ती हूँ। लेकिन इस बात का जिक्र करते हुए सर, क्योंकि हम एक वीकेंड प्रोग्राम करते हैं जिसका नाम है इंडिया स्टोरी, एंड आई एम श्योर कभी आपको फुर्सत मिली हो तो शायद आपकी नजर गई हो उसमें किस तरीके से भारत बीते 10 सालों में बदला, भारत की सक्सेस स्टोरी क्या है, इंडिया स्टोरी क्या कहती है, उसका जिक्र हम करते हैं तो निश्चित तौर पर यह पता चलता है कि 10 सालों में न सिर्फ कहा बल्कि किया गया। और शायद इसीलिए आपकी सरकार डिलीवरी काउंट्स की बात करती है और वो होता है क्योंकि शुरुआत मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ और सदन में उनकी हुंकार के साथ की। तो मैं अपने मूल सवाल पर आती हूँ क्योंकि अभी अभी शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ और उस शीतकालीन सत्र के दौरान खूब हो हल्ला हुआ। न सिर्फ हो हल्ला हुआ, हंगामा सदन में हमेशा से देखने को मिलता है, लेकिन इस बार बात धक्का मुक्की तक आई। लोगों को बाहर देखकर ऐसा महसूस हुआ कि क्या संसद का और सांसदों का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। जिस तरीके की कार्रवाई आगे की गई और जो सिनेरियो पूरा डेवलप हुआ, ये संसद के अंदर होना अशोभनीय नहीं महसूस होता? नहीं, मुझे लगता है आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि एक एक मिनट जो ज़ाया जाता है सदन का, लाखों रुपया टैक्स पेयर का उसमें ज़ाया होता है। और मुझे लगता है कि किसी दिन ये जो लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए उनको जनता का जवाब देना होगा। वो समझते हैं कि शायद वी आर प्लेइंग टू द गैलरी, बट इट इज़ नॉट सो, इट इज़ हैपनिंग अदरवाइज। और इसके लिए विपक्ष को भी जवाबदेही करनी होगी। सरकार ने बार बार कहा हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ना कोई बहाना करके चर्चा ना हो इस प्रकार का वहाँ पर वातावरण पैदा करने का प्रयास किया गया। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक इसका अंत नहीं हुआ। और ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए गए जिनका कोई आधार नहीं था। कहा गया कि सरकार आरक्षण के खिलाफ है। अभी कल ही हमारा रोजगार मेला हुआ जिसमें 71,000 नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री जी ने एक साथ बटन दबा करके जारी किए देश भर में, भिन्न भिन्न राज्यों, भिन्न भिन्न केंद्र शासित। उनमें से 39,000 से अधिक नियुक्तियां रिजर्व कैटेगरीज में हुई हैं, लगभग 55%। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी। और फिर भी कहना कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं या आरक्षित समाज के वर्ग के खिलाफ हैं। आज तर्क आधारित युग है, एविडेंस बेस्ड एरा। ऐसा नहीं है कि मैंने कह दिया तो आपने सुन लिया, आपने कहा तो मैंने सुना, और हम दोनों भी एक दूसरे की सुन लें और मान जाए तो तीसरा कोई हमें वॉच कर रहा है अपना निर्णय देने के लिए। और इसलिए देश समझ रहा है, जनता समझ रही है, और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उसका इसको खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन सरकार कहती है कि सदन चलने का काम
दोनों पक्षों का है, पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है। विपक्ष कहता है कि सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अब ऐसे में अगर सदन के अंदर हो हल्ला होगा तो आम जनता क्या समझे कि सदन चलाने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है, और अगर जिसकी भी है फिर वो क्या अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा या उसका निर्वहन नहीं कर पा रहा। जिम्मेदारी होना और जिम्मेदारी निभाना एक पहलू है, लेकिन ये सोच के, ये मान करके चलना कि हमने होने ही नहीं देना, वो दूसरी बात है। तो यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि विपक्ष ये सोच के बैठा था कि किसी भी सूरत में सदन चलना ही नहीं चाहिए। अगर गुड फेथ में अगर उस तरह का एक, जैसे आप कह रही हैं कि उस तरह की एक मॉरल ग्राउंड ली जाए तो अलग बात है, लेकिन जब पहले से ये निर्णय कर लिया जाए कि यदि मैं जागा हूं तो फिर भी नहीं जगाया जा सकता, सोए को जगा सकते हैं, जागे हुए को नहीं जगा सकते जो आंखें मींद करके बैठा हो, तो यहाँ तो विपक्ष ने ये मन बनाया हुआ था कि हमने चलने ही नहीं देना है। तो इसलिए किसी भी तरह की सकारात्मक उनके प्रति रवैया रखने के बावजूद भी इस तरह का हुआ, और देश की जनता इस बात को समझ रही है। अभी आपने नौकरियों का जिक्र किया और उसमें कहा कि रिजर्वेशन को लेकर और कैसे खास वर्ग को एससी, एसटी और ओबीसी, इसके लिए प्रधानमंत्री लगातार प्रयासरत रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बैकवर्ड क्लासेस और उसकी पॉलिटिक्स और उसके एक बड़े वोट बैंक को लेकर राजनीति होती रही। पहले संविधान का पूरा मुद्दा चुनावों के दौरान चला, फिर अंबेडकर साहब तक आ गया। ये कहा गया कि अमित शाह जी ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, लेकिन विपक्ष ने उस मुद्दे को नहीं जाने दिया और अंबेडकर साहब का कौन कितना सगा, इस बात की एक पॉलिटिक्स शुरू हो गई। नहीं, सबसे पहले तो चूंकि अब इसमें गृह मंत्री जी भी बहुत कुछ कह चुके हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं, उसमें कुछ उनकी बात में कुछ जोड़ने की ना आवश्यकता है ना औचित्य है। सब जानते हैं कि अंबेडकर जी का जिस तरह से तिरस्कार और निरादर लगभग आधी शताब्दी से अधिक किया गया, वो कांग्रेस का एक मंसूबा था, एक षड्यंत्र था, एक सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा था। और मुझे लगता है कि इतनी बार प्रमाण सहित ये बात कही जा चुकी है, उसको दोहराने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। जो भी अंबेडकर को सम्मान दिया गया इसी सरकार ने दिया, और विडंबना ये कि जब विदेशों में उनको सम्मान मिला, अगर आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाएं तो फाटक में दाखिल होते ही सबसे पहले आपको अंबेडकर की मूर्ति के दर्शन होते हैं। यानी विदेशियों ने उनको सम्मान दिया, और यूनाइटेड किंगडम जो कि जिसने गुलाम बना के रखा हिंदुस्तान को, उन्होंने भी उनको सम्मान दिया, उनके इंटेलेक्ट को, उनकी सूझबूझ को, उनके समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति उनके अर्पण को। लेकिन शायद यही बात, चूँकि एक परिवारवाद का पालन करने वाली पार्टियों को ये बात अनुकूल नहीं गुजरती थी, इसलिए उनका, और ये अब तो प्रमाण सहित सबको मालूम है कि अम्बेडकर जी का जो सम्मान हुआ है, मोदी जी के आने के बाद हुआ, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद हुआ, उनके नाम पर उनकी स्मृति में स्मारक भी बनाए गए, उनको मान सम्मान भी दिया गया। और जहाँ तक ताल्लुक है कि रिजर्व कैटेगरीज का, हुआ यूँ है कि कांग्रेस इसलिए कभी कभी तिलमिला जाती है कि इन्होंने 50-60 वर्ष तक समाज के कुछ वर्गों को इसलिए भ्रमित करके रखा कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को परे रखें। एक तरफ ये कहा करते ये स्वर्ण जाति की पार्टी, मालूम नहीं क्या वो भी इन्होंने गढ़ा संज्ञा स्वर्ण जाति, यानी ब्राह्मण, ठाकुर, महाजन, अब स्वर्ण भी इन्होंने ही बनाया और ये हमारे साथ चिपका दिया। फिर इन्होंने कहा कि ये विशेषकर जो हमारे संवेदनशील क्षेत्र थे, पेरिफेरल क्षेत्र, पूर्वोत्तर का क्षेत्र, कश्मीर घाटी का, वहाँ जाकर के कहा कि साहब अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो ये आपका खान पान बदल देंगे, आपका रहन सहन बदल देंगे, आपका लिबास बदल देंगे, आपका पूजा पाठ बदल देंगे। और इसलिए चूँकि शायद उतना पर्याप्त हमें अवसर नहीं रहा ये गलतफहमियां दूर करने का, मोदी जी के आने के बाद एक नई शुरुआत हुई और मोदी जी एक ऐसा नाम बन करके उभरे जिसने सारे देश को एक डोर में बांध दिया, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूर्वोत्तर तक। पूर्वोत्तर में जब हम 2014 में आए तो आलम यह था कि अगर केंद्र से कोई वहाँ नेता जाता तो अखबार लिखती कि लीडर फ्रॉम इंडिया, यानी हमारी मानसिक दूरियां भी इतनी करके रखी थी। और अगर भारतीय जनता पार्टी का जाता तो वो ऐसे देखते कि खौफ के साथ कि नामालूम क्या हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 अपने पहले ही कार्यकाल में मोदी जी ने कम से कम 30, 35, 40 बार दौरा किया पूर्वोत्तर का, 10 सालों में लगभग 100 बार। और आज पूर्वोत्तर को
मोदी सरकार के डेवलपमेंट मॉडल के मिसाल के तौर पर दिखाया जाता है। वहाँ पर सड़कों का जाल बिछ गया। एक ज़माना था जो अगर आप गुवाहाटी जाते तो वहाँ पर सबसे पहले ये मांग आती कि हेलीकॉप्टर की सर्विस टू शिलोंग बढ़ा दी जाए, क्योंकि आवाजाही में कमी रहती है। अब क्या है कि हेलीकॉप्टर है भी, फिर भी लोग प्रेफर करते हैं सड़क के साथ जाना, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा है रास्ते में। तो पूरी काया पलट गई। यू हैव टू सी टू बिलीव कि पहले क्या था पूर्वोत्तर, अब क्या। वहाँ के बच्चे यहाँ आने में हिचक करते थे। आप ही ने रिपोर्ट भी किया सन 2014 से पहले कि जब बच्चे आते तो उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं होता जो मर्यादापूर्ण। अब देखिए दक्कन हैदराबाद तक आप देखेंगे, पश्चिम में मुंबई तक, जितने अगर किसी भी हवाई जहाज़ में बैठ जाएं तो क्रू पूर्वोत्तर के बच्चों से होगा, वहाँ के युवा युवतियाँ। होटल इंडस्ट्री में वहाँ की युवा युवतियाँ, टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री यहाँ से जाकर के बच्चों को वहाँ पर कैंपस में एनरोल कर रही है। इसी प्रकार कश्मीर में हुआ। कश्मीर में कहा जाता था अब भारतीय जनता पार्टी का तुम नाम लोगे तो बहुत पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, और एक ज़माना था कि वहाँ नाम लेना टैबू था। आज आपने देखा जो हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार ठीक उसी तरह से रहा जिस तरह से कि देश के बाकी हिस्सों में मिलता है। लेकिन एक ज़माने में तो वहाँ पे झंडा उठाना भी दुश्वार था। तो ये सारे भ्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा फैलाए हुए, और इसी प्रकार अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों को और अन्य इस तरह के वर्गों को भी भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी से अलग रखने का प्रयास किया गया। लेकिन मोदी जी ने ये अपनी करनी से ये साबित कर दिया कि जितनी चिंता और जितनी योजनाएं इन जातियों के लिए मोदी जी के आने के बाद हुई हैं, उनके द्वारा हुई, इतनी कभी नहीं हुई। बल्कि महिलाओं के लिए भी आरक्षण सदन में भी दे दिया। इन्होंने सिर्फ कहा, किया कभी नहीं, क्योंकि मंशा नहीं थी। अब ये इसलिए थ्रेटन्ड फील करते हैं कि साहब ये जो हमने एक झूठा गुब्बारा बना के रखा था भारतीय जनता पार्टी को लोगों से जुदा रखने का, वो अब धीरे धीरे दी मिथ इज गेटिंग एक्सप्लोडेड। तो हकीकत ये है, इसके मूल जो विषय है, जो मूल कारण है, वो ये है कि जिन जातियों को या जिन वर्गों को इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग रखा था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक जुड़ते जा रहे हैं। बस एक अंतिम सवाल के साथ बस इस चर्चा को समाप्त करूंगी। 2029 तक वन नेशन वन इलेक्शन के साथ हम खड़े होंगे। भारतीय जनता पार्टी का तो इसमें मौक़िफ़ बड़ा स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, और उसके पीछे तर्क है कि यदि हमने देश की अर्थव्यवस्था का भला करना है, विकसित भारत के निर्माण में अपनी इकॉनमी को ज़ाया नहीं करना है बार बार होने वाली इलेक्शन में, यदि हमने समय व्यर्थ नहीं करना, उसको विकास के कार्यों में वक्फ करना है, यदि हमने अध्यापकों को और पुलिस के कर्मियों को साल भर होने वाले चुनाव में लगे रहने देना है, चाहे उसमें शिक्षा का हनन हो, चाहे उसमें लॉ एंड ऑर्डर का हनन हो, अगर इन सारी बातों से निजात हासिल करनी है तो यही उसका एक समाधान है। एब्सोल्युटली। और साथ ही आपको बधाई देते हुए, क्योंकि आज ही आपने जम्मू से बीजेपी की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर आपने ग्रहण किया है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो हमारी एक प्रक्रिया है, बिल्कुल प्रक्रिया है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जितेंद्र, आपने समय दिया। एक बार जोरदार तालियों के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं।